हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम शासन के विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे संघात्मक शासन के बारे में। शासन की शक्तियों का प्रयोग मूल रूप से या तो एक जगह से किया जाता है या फिर कई जगहों से किया जाता है। इस आधार पर शासन प्रणालियों के दो प्रकार हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। जिस शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में केंद्रित होती है तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। अ सिस्टम इन विच all political power is vested in one central government is called unitary government। वहीं दूसरी तरफ जिस शासन प्रणाली में शासन की शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच में बटी रहती हैं उसे संघात्मक शासन कहते हैं। अ सिस्टम इन विच द all political powers are distributed between central and state governments is called federal government। तो इसलिए एकात्मक और संघात्मक शासन के बीच में जो अंतर करने का जो आधार है वो है राज्य और सरकार के बीच, राज्य की जो शक्तियां हैं उनको विभाजित किया जाना, वो किस तरीके से डिवाइड कर रखी हैं। ब्रिटेन या फ्रांस की शासन प्रणालियाँ एकात्मक शासन का उदाहरण पेश करती हैं। विश्व के अगर अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखा जाए तो इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की शासन प्रणालियाँ संघात्मक शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। संघात्मक शासन बेसिकली है क्या? संघात्मक शासन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जिसमें कि बंटवारा हो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में पावर्स का, काम करने को लेकर शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ काम करने की शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हों और कुछ काम करने की शक्तियाँ आपकी राज्य सरकारों के पास हों, पर्याप्त अधिकार दोनों को बटे हुए हों। ये जो संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन से आशय एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकता। A system in which the powers are distributed between central and local governments through the constitution and nobody can change it। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में संघीय शासन, ये जो आज की शासन व्यवस्था है, आजकल की एक नई देन है, नवीन देन है। और संघ शब्द का जो अंग्रेजी पर्यायवाची है फेडरेशन उसको कहा जाता है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से निकला है और जिसका मीनिंग होता है संधि करना या समझौता करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। और इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो समझौते से जो निर्मित राज्य हैं वो अपने आप में उनको राज्यों का संघ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम उदाहरण लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हम कह रहे हैं कि वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है और वहाँ के संघात्मक शासन प्रणाली को नाम दिया गया है फेडरेशन। यानी कि जिस समय अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जब आज़ाद हुआ इंग्लैंड से, तो उस समय पर 13 राज्य थे जो कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर हम अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अस्तित्व हमने अपनाया तो फिर हम कहीं किसी बाहरी शक्ति के गुलाम ना बन जाए। तो इस डर के कारण उन्होंने आपस में संधि या समझौता किया और फेडरेशन बनाया कि हम
मिलजुल कर रहेंगे, एक स्टेट के रूप में हमारा एग्जिस्टेंस होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के रूप में। हालांकि वो 13 स्टेट्स आज की डेट में अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, वो 13 राज्य 50 राज्यों में कन्वर्ट हो गए हैं, उनका दायरा बढ़ गया है और वो एक वन नेशन के अंडर काम कर रहे हैं। तो यानी कि अलग अलग जो उनकी स्टेट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने आपस में मिलजुल कर इकट्ठा रहने का जो काम किया है, उसी से ही उनको कहा गया है फेडरेशन, और उसी से ही कंट्री का नाम पड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य। वो 50 राज्यों का जो राज्य है वो संयुक्त राज्य कहलाता है अमेरिका। तो यही चीज़ अगर हम आगे देखें, इस चीज़ को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है संघात्मक शासन को। संघात्मक शासन को परिभाषित करने में डायसी, डॉक्टर फाइनर और डॉक्टर गार्डनर के नाम कहे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये संघात्मक शासन है क्या, संघात्मक शासन की विशेषताएं। उसमें पहला पॉइंट है कि संयुक्त संघ राज्य की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वो है डुअल यूज़ ऑफ पॉलिटिकल पावर, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। यानी कि इस सिस्टम में जिन भी देशों में संघात्मक शासन देखने को मिलता है, फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर है उसका डुअल यूज़ होता है। हालांकि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और वो एक ही रहती है, उसका विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति दो रूपों में हो सकती है, केंद्रीय सरकार के रूप में और स्थानीय सरकार के रूप में। जो हम प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो जो संप्रभुता शक्ति है उसका प्रयोग एक तो केंद्रीय सरकार के रूप में होता है और दूसरा राज्य सरकारों के रूप में होता है। यानी कि कुछ काम करने की पॉलिटिकल पावर जो हैं वो केंद्र सरकार के पास रहती हैं और कुछ काम करने की जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकारों को उस देश के संविधान के द्वारा दी हुई रहती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि जैसे भारत का संविधान, भारत में संघात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया है और अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर, और भारत में भी यही स्वरूप है, संघात्मक स्वरूप है, जिसमें कि कुछ काम करने की शक्तियां शासन से संबंधित केंद्र सरकार के पास हैं और सेम वही चीज़ जो राज्य की जो सरकारें हैं, जो 28 राज्य हमारे देश में हैं, उन राज्य सरकारों को भी वही पर्याप्त अधिकार कानून निर्माण और उसको इम्प्लीमेंट करने से संबंधित संविधान के माध्यम से दिए गए हैं। तो जो पॉलिटिकल पावर है, शक्ति का, प्रभुत्व शक्ति का, पॉलिटिकल पावर का दोहरा प्रयोग हमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में देखने को मिलता है। दूसरी जो विशेषता है संघात्मक शासन की वो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किन किन के बीच में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम अपने देश के संविधान की अगर बात करें तो हमारे देश के संविधान में 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय सूची या संघीय सूची, जिसको अंग्रेजी में नाम दिया जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरा नाम दिया जाता है राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरा नाम समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट के माध्यम से कुछ विषय सेलेक्ट किए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए जाते हैं, जिन विषयों का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है, राष्ट्रीय महत्व के इश्यूज होते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका संबंध राज्य सरकारों से होता है, स्थानीय मुद्दे होते हैं, राज्यों से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाता है। तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों के आधार पर, सूचियों के आधार पर कर दिया जाता है। और इसी तरह तीसरी जो सूची है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिस पर जो है समवर्ती सूची के विषयों पर
कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज होते हैं जिन पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और समय पड़ने पर केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर कहीं पर तनाव की या कहीं कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति उत्पन्न होती है या अधिकारों को लेकर, काम करने को लेकर कुछ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की डिसीजंस को, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को ही मान्य समझा जाता है, यानी कि केंद्र सरकार को सर्वोपरि माना जाता है। केंद्र सरकार संघात्मक राज्यों में गार्जियन की तरह काम करती है राज्य सरकारों की। तो कि संघात्मक सरकार की एक प्रमुख विशेषता जो होती है वो होती है काम करने को लेकर शक्तियों का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाना। तीसरी जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता होना, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि संघ समझौते पर आधारित शासन होता है, जो विभिन्न राज्य होते हैं वो आपस में इस चीज़ के लिए राजी होते हैं, समझौता करते हैं कि हमें एक ही संविधान के तहत और एक ही सिस्टम के तहत रहना है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक संधि होती है, एक समझौता होता है, और उस समझौते में ये डिस्क्रिप्शन होता है, ये वर्णित होता है कि हम इस संविधान का पालन करेंगे, सभी राज्य मिलकर के इस एक संविधान के अंतर्गत काम करेंगे। इस वजह से जो सरकारें हैं संविधान का सर्वोच्च रहना स्वीकार करती हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकारें हों या प्रांतीय सरकारें हों। सभी अंग संविधान के प्रतिकूल किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, और संविधान को सर्वोच्च मान करके काम करते हैं। चौथी विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता का होना। इसमें संघात्मक राज्यों के अंतर्गत, क्योंकि शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में और समझौते पर आधारित व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंतर्विरोध की, कॉन्ट्राडिक्शंस की संभावनाएं बनी रहती हैं कि केंद्र सरकार सर्वोच्च है या फिर राज्य सरकारें सर्वोच्च हैं। अलग अलग कार्य क्षेत्र को लेकर के, कानून निर्माण को लेकर के या दूसरे मुद्दों पर कहीं पर भी कोई विवाद की स्थिति हो, तो ऐसी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है और जिसका उद्देश्य संविधान की व्याख्या करना और उसकी रक्षा करना होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के लिए जो दूसरे अंग हैं, अंगों के द्वारा जो संविधान के प्रतिकूल काम किए जाते हैं, कोई अगर ऐसा होता है, प्रतिकूल कार्य किया जाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक, इलीगल घोषित कर सकता है। और किसी भी तरीके के विभिन्न सरकारों के बीच में परस्पर अंतर्विरोध की स्थिति होने पर या विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ही विवादों को हल कर सकता है। इस वजह से संघात्मक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता न्यायपालिका की सर्वोच्चता को हम मान सकते हैं। इसकी जो आखिरी विशेषता है वो है दोहरी नागरिकता का होना। दोहरी संघ राज्यों में, संघात्मक राज्यों के अंतर्गत नॉर्मली क्या होता है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, डुअल सिटीजनशिप। मतलब एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार जिसमें वो रहता है, इन दोनों का नागरिक होता है। जैसे हम कहें कि हम भारतीय नागरिक हैं, पहली नागरिकता हमारी इंडियन और दूसरी नागरिकता हमारी डुअल, अगर हम कहें दोहरी नागरिकता, तो वो जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, अगर हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो एक सिटीजनशिप हमारी यूपी से होनी चाहिए, तो डुअल सिटीजनशिप। ये संघात्मक शासन की विशेषता होती है। हालांकि हमारे देश में, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन हमने अपने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ उसकी इस विशेषता को, डुअल सिटीजनशिप की क्वालिटी को अपने देश में अडॉप्ट नहीं किया है। हम केवल और केवल इंडियन कहलाते हैं, हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता का प्रावधान रहता है। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें, क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका एक ऐसा पहला राज्य है
जहाँ पर कि इस संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जहाँ से इस व्यवस्था की संघात्मक शासन की शुरुआत हम कह सकते हैं हुई, तो वहाँ पर उनको उन दोनों का नागरिक होना जरूरी होता है, अपने उस देश का नागरिक, अमेरिका का नागरिक, प्लस वो जिस अमेरिका के अंतर्गत आने वाले जिस स्टेट से बिलोंग करता है कोई नागरिक, उसकी नागरिकता लेना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो दोहरी नागरिकता होना, इन दोनों के प्रति वो भक्ति भाव रखता है, पूरा अपने नेशन के लिए और अपने उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जिससे कि वो बिलोंग करता है। लेकिन हमने अपने देश में इस वाले गुण को अपने देश में अडॉप्ट, अपने भारतीय संविधान में इसको स्थान नहीं दिया है। तो ये है संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं। थैंक यू।